दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम की। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अष्टादश विद्या का कॉन्सेप्ट मिलता है। अष्टादश मीन्स 18। तो 18 प्रकार की ऐसी विद्याएं हैं जो परंपरागत तरीके से प्राचीन भारत से अब तक चली आ रही हैं, और इन 18 विद्याओं के द्वारा हम लाइफ के बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनको कवर किया जाता है। इन अष्टादश विद्याओं में जो 18 प्रकार की विद्याएं हैं उनको हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। पहले हैं 4 वेद, दूसरे हैं 4 उपवेद, तीसरे हैं 4 उपांग और लास्ट में हैं 6 वेदांग। तो जो 4 वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर 4 उपवेद हैं जिसमें पहला है आयुर्वेद, जिसको हम लाइफ साइंसेज की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है धनुर्वेद जो मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी में है। तीसरा है गंधर्व वेद जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की और म्यूजिक की कैटेगरी में आता है। और चौथा है शिल्पवेद यानी कि साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स। फिर आती है बारी 6 वेदांग की, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। फिर 4 उपांग हैं जिनमें मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराणों को रखा जाता है। तो ये हैं हमारे 18 प्रकार की विद्याएं या 18 प्रकार का ज्ञान जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर प्राचीन भारत में देखा जाता है। आइए अब बात करते हैं वेदों की। वेद जो हैं एंशिएंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट कहे जाते हैं, जो कि एक तरीके से हिंदुइज्म के अंदर वो प्राचीन और धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, इसके अंदर हमें श्लोक मिलेंगे, मंत्र मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगी। इसके अलावा उसके अंदर हमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी मिलते हैं लाइफ के। और ये वो एक ट्रेडिशन था जिसको ओरली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया गया। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, जिसके अंदर 1028 श्लोक हैं जिनको 10 अलग अलग बुक्स या चैप्टर्स या मंडलों में विभाजित किया गया है। और ये जो श्लोक हैं ये कहीं ना कहीं किसी प्रार्थना या प्रेज से जुड़े हुए हैं जो किसी एक डाइटी को डेडिकेटेड हैं। इसके बाद आता है सामवेद। साम का अर्थ होता है गाना, और इसीलिए ये जो वेद है इट्स अ कलेक्शन ऑफ चैंट्स एंड मेलोडीज। तो इसके अंदर बहुत सारी जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद के ही हैं, लेकिन उनको किस तरीके से गाया जाएगा इस वेद के अंदर उस चीज़ का वर्णन है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो प्रोज मंत्रास और रिचुअल्स पर बेस्ड है, और वो वाले मंत्र जिनको यज्ञ के समय पे जो प्रीस्ट हैं वो उनको रिसाइटेशन उनका करते थे, तो कैसे किया जाएगा वो इसके अंदर बताया गया है। चौथा है अथर्ववेद, जिसको हम कहते हैं वेद ऑफ एवरीडे लाइफ, जो सबसे बाद में लिखा गया, और ये जो है हमारी दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पे फोकस करता है। फिर आते हैं हमारे वेदांग, जो कि टोटल 6 हैं, जिसमें पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। शिक्षा यानी फोनेटिक्स से रिलेटेड है, कल्प यानी रिचुअल कैनन से रिलेटेड है, व्याकरण आप पद जानते हैं जिसको ग्रामर हम कहते हैं, निरुक्त यानी एक्सप्लेनेशन और ओरिजिन ऑफ वर्ड से रिलेटेड है, छंद जो है वैदिक मीटर्स हैं यानी किसी भी श्लोक को कितना और किस तरीके से बोला जाएगा, कैसे उसको उच्चारित किया जाएगा उसके बारे में है। ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की, जिसको हम कहते हैं फोनेटिक्स, और ये एक तरीके का ऑक्सिलरी डिसिप्लिन है जो फोकस करता है लेटर्स ऑफ संस्कृत अल्फ़ाबेट्स पर। तो उनको किस तरीके से बोला जाएगा, कैसे उसको उच्चारित किया जाएगा, कितना उस पर जोर दिया जाएगा, कितना उसको लय में किस तरह से गाया जाएगा, तो जितने भी ये जो नियम हैं वो शिक्षा के अंदर आ जाते हैं।
दूसरा है कल्प, जिसको रिचुअल कैनन कहा जाता है। तो ये दूसरा वेदांग है जिसके लिए कहा जाता है कि ये वैदिक पुरुष की बाहें हैं, जिसका अर्थ हुआ, कल्प का अर्थ हुआ लिटरल मीनिंग सेक्रेड रूल्स और लॉ और ऑर्डिनेंस, या जिनको हम कहते हैं कि सूत्र। सूत्र मीन्स या तो धागे के सेंस में हम उसको लेते हैं, या हम उसको किसी फॉर्मूला के फॉर्म में लेते हैं, या किसी कोड के फॉर्म में लेते हैं। तो ये जो ज्ञान है कल्प वाला, वो हमको ये बताता है कि किस तरीके से किसी भी शब्द को या अल्फ़ाबेट को या किसी भी सेंटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है, उसको कैसे उच्चारण देना है। और ये जो है, जो प्रैक्टिकल सेरेमनीज़ होती थी उनसे डील करता है, क्या जो सेक्रीफाइसेस होती थी उनसे डील करता है। और ये रिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वेदास से रिलेटेड है। एंड टेक्निकली इट इज़ अप्लाइड साइंस ऑफ द वेदास। फिर आता है हमारा व्याकरण यानी कि ग्रामर, जो संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड यानी संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। और ये हमारा तीसरा वेदांग है। और ये एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए वेदों के मीनिंग को, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें उच्चारण के थोड़ा सा भी प्लस माइनस होने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो जो व्याकरण है वो उन नियमों को सेट करता है जहाँ पे किसी भाषा को सही तरीके से बोला जा सके। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये वेद पुरुष का मुंह है, यानी माउथ ऑफ वेद पुरुष। तो जो भी बोला जाएगा वो सही तरीके से बोला जाना चाहिए। और ये संस्कृत ग्रामर और एनालिसिस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड है। कैसे वर्ड्स की फॉर्मेशन होगी, कहाँ से कोई शब्द निकला है और उसका उच्चारण क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, ये सब ग्रामर के अंदर हमें पता चलता है। और आचार्य पाणिनि ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को कोडिफाई किया, या संस्कृत व्याकरण के नियम लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी बुक अष्टाध्यायी के अंदर लिखे हैं। अष्टाध्यायी वो बुक है जिसका काफ़ी समय बाद फिर पतंजलि ने जिस पर एक टीका टिप्पणी लिखी, जिसको हम कहते हैं महाभाष्य, वो भी संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। फिर चौथा आता है निरुक्त। निरुक्त मीन्स एक्सप्लेनेशन, जिसको कहा जाता है वेद पुरुष के कान हैं, यानी ईयर्स ऑफ वेद पुरुष। निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी, जो एक तरीके से कोई भी एक शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा या बोला जाएगा या उसका क्या मीनिंग निकलेगा, उसका प्रयोग कैसे करना है, ये निरुक्त से हमें पता चलता है। और ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी शब्द की जड़ कहाँ पर है, यानी किसी भी वर्ड का रूट कहाँ पे है और कहाँ से वो डेराइव होता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, ये हमें निरुक्त से पता चलता है। पांचवा है छंद, जिसको हम कहते हैं वैदिक मीटर, यानी जिनको हम हिंदी में मात्राएं कहते हैं, उस मात्रा से हमें साउंड का पता चलता है। सेम वैसे ही छंद में, छंद एक फॉर्म हो सकती है पोएट्री की, अगर आसान तरीके से समझें, जिसमें किसी शब्द को कितना लंबा खींचना है, कितना छोटा बोलना है, और उसके स्ट्रेस देने से या उसको शॉर्ट करने से उसका मीनिंग क्या हो जाता है। मीनिंग क्योंकि बदल जाता है संस्कृत भाषा में, इसलिए छंद का प्रयोग श्लोकों में किया गया है। और हर एक श्लोक में अगर सेम शब्द भी आते हैं, लेकिन उन सेम शब्दों का उनके ऊपर दिए गए स्ट्रेस के हिसाब से मीनिंग बदल जाता है। तो ये जो छंद हैं, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, गुरु और लघु, यानी जिसको हम बहुत लंबा स्ट्रेस देंगे वो गुरु हो गया, जिसमें कम स्ट्रेस देंगे वो लघु हो गया। जैसे हम बोलते हैं ई, तो ये हो गया गुरु, और हम कहेंगे ई तो हो गया लघु। तो ये जो हैं छंद, एक तरीके से किसी भी श्लोक को बैलेंस करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद में आता है ज्योतिष। ज्योतिष यानी जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ये अंतिम वेदांग है, यानी छठा वेदांग है। और ये एक तरीके से वेद पुरुष का ऑर्गन ऑफ साइट, यानी कि आँखों की तरह इसको बताया गया है, जिसमें ज्योतिष जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑस्पिशियस डेट एंड टाइम बताता है। यानी हमको कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना है, कोई भी यज्ञ करना है, तो उसके लिए सूटेबल टाइम क्या है, कितना है,
उससे हमें पता चलता है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी होती है, पूजा होती है, तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। तो ये जो कार्य है ये ज्योतिष के अंदर होता था। और अकॉर्डिंग टू दी ट्रेडिशन, ऋषि भृगु जो हैं वो कहा जाता है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने परफेक्ट नॉलेज ऑफ ज्योतिष को प्रस्तुत किया और एक चार्ट बनाया, नाटाल चार्ट बनाया, जिससे आसानी से ये पता लगाया जा सके कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही वक्त क्या है। इसके बाद आते हैं उपवेद। उपवेद का अर्थ हो गया अप्लाइड वेदास और सब वेदास, जो किसी न किसी, हर एक उपवेद किसी न किसी एक वेद के साथ एसोसिएटेड है। जो हमारे 4 उपवेद हैं वो उन चारों वेदों से कहीं ना कहीं एक एक जुड़ा हुआ है। जैसे आयुर्वेद है तो वो ऋग्वेद के साथ कनेक्टेड है, धनुर्वेद यजुर्वेद के साथ कनेक्टेड है, गंधर्ववेद सामवेद के साथ कनेक्टेड है और शिल्पवेद अथर्ववेद के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले लेते हैं आयुर्वेद को, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइंसेस, और ये ऋग्वेद और अथर्ववेद से कनेक्टेड है, लेकिन मेनली इसको ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अथर्ववेद के साथ भी इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अथर्ववेद के अंदर कुछ ऐसे हाइम्स हैं जो कहीं ना कहीं हीलिंग और इन सब से रिलेटेड हैं, बट मेनली ये ऋग्वेद का उपवेद है। और इसका जो पर्पज़ है, जीवन को कैसे लंबा किया जाए, कैसे स्वस्थ रखा जाए, उस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा है धनुर्वेद, जिसको हम मार्शल आर्ट्स कहते हैं, और इसका जो वेद है वो है यजुर्वेद, और इसका जो पर्पज़ है साइंस ऑफ वॉरफेयर एंड मार्शल आर्ट्स है, कि हम कैसे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर फिजिकल फिटनेस एंड फॉर द सिक्योरिटी, फॉर सेफ्टी। तीसरा है गंधर्व वेद, जिसको हम परफॉर्मिंग आर्ट्स या म्यूज़िक की कैटेगरी में रखते हैं, और इसीलिए ये सामवेद से जुड़ा हुआ है। और इसका जो पर्पज़ है नई नई जो आर्ट्स हैं उनकी खोज करना और उनमें कुछ भी एक इनोवेटिव सर्च करना, इस गंधर्व वेद का पर्पज़ है। और ये सामवेद के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए म्यूज़िक का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चौथा है शिल्प वेद, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स, और इसका जो एसोसिएटेड वेद है वो है अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर बहुत से ऐसे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे हम जब यज्ञ की बात करते हैं तो यज्ञ किया जाएगा, उसमें कौन से मंत्र बोले जाएंगे, वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि उसकी जो यज्ञ वेदिकाएँ बनेंगी उनका मेजरमेंट क्या होगा, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई होगी। तो जब ये सारे मेजरमेंट दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से शिल्पवेद का पार्ट बन जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अथर्ववेद है, दिस इज़ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। और इसका जो पर्पज़ है वो मेटलर्जी, सिविल इंजीनियरिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद लास्ट में आते हैं उपांग, जो कि 4 हैं। और उपांग का मीनिंग होता है सब लिम्स, यानी ऐसा एक छोटा अंग जो यूज़फुल तो है बट मेन उसमें नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये सबऑर्डिनेट पार्ट हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो उपांग हैं, दीज आर दी सप्लीमेंटल टेक्स्ट ऑफ वेदास, जिसमें हमको बहुत सी ज्ञान मिलता है, या जिसको हम ज्ञान परंपरा के अंदर इसी वजह से रखते हैं। तो यहाँ पे हमको 4 उपांग मिलते हैं, जिसमें पहले हैं पुराण, दूसरा है न्याय, तीसरा है मीमांसा, चौथा है धर्मशास्त्र। जिसमें पुराण जो हैं वो एंशियंट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं या टेक्स्ट हैं, जिसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ और कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज़ का मिश्रण है, जिसमें हमको लास्ट के चैप्टर्स में जो राजाओं की वंशावलियाँ हैं वो भी मिलती हैं, और कहीं ना कहीं वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को भी कंटेन किए हुए हैं। दूसरा आता है न्याय। न्याय जो है ये एक तरीके से जब हम दर्शन या फिलॉसफी की बात करते हैं, ये उसमें से एक है, न्याय भी और मीमांसा भी। लेकिन न्याय को हम यहाँ अष्टादश विद्याओं में रखते हैं, क्योंकि दिस इज़ द स्कूल ऑफ लॉजिक, और न्याय के अंदर हम लॉजिकल एंड रीजनेबल या रीजनिंग की बात करते हैं। तो जब
कोई भी स्टूडेंट उस समय पे पढ़ने आता था तो उसे लॉजिक और रीज़न समझाया जाता था ताकि जीवन की जो मुश्किलें हैं उनको आसान किया जा सके। तीसरा है मीमांसा, जिसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट कंसर्न विद द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक सेक्शंस ऑफ द वेदास। कर्म मीमांसा, तो हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे कर्म हैं अकॉर्डिंग टू वेदास वो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये उसके लिए है। और उत्तर मीमांसा और वेदांत वाला जो पार्ट है उसको हम रखते हैं सेक्शन में फिलॉसफी के। तो कहीं ना कहीं मीमांसा हमारे धर्म, कर्म और हमारे दर्शन पर बेस्ड है। उसको डेवलप करने के लिए ये विद्या हमको सिखाई जाती थी प्राचीन भारत में। चौथा है धर्मशास्त्र। ये एक तरीके से धर्मशास्त्र वो चीज़ें हैं जिसमें समाज के लिए नियम बनाए गए, है ना, जिनको हम एक तरीके से बेस लेके चलते हैं कि कैसे हमको कोई भी कार्य सही तरीके से करना है। जहाँ धर्म वर्ड आ जाए वहाँ हमारे लिए राइटियसनेस, हमारा ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हैं जो लॉ, एथिक्स और सोशल ड्यूटीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये भी प्राचीन भारत में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था। तो इस ज्ञान को देने के लिए प्राचीन भारत में एक परंपरा थी जिसको हम कहते हैं आचार्य परंपरा, जो अलग अलग चीज़ों के विशेषज्ञ होते थे और जो स्टूडेंट्स को अपने गुरुकुल में वो चीज़ों को सिखाया करते थे। और यही गुरु शिष्य परंपरा हमारे प्राचीन भारत में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं अष्टादश विद्या के, या ये जो 18 टाइप की जो नॉलेज है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट वाज लाइक होलिस्टिक अप्रोच टू नॉलेज, जिसमें एक स्टूडेंट का, जैसे अभी हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, वही सेम चीज़ को वो वहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। और यही अष्टादश विद्याएं हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वाज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिसमें हमने जनरेशन टू जनरेशन हमने ओरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इन विद्याओं को सिखाया और आज भी हम उनके बारे में जानते हैं सिर्फ इसी वजह से। तीसरा मेन पॉइंट है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अब एक स्टूडेंट है, हमने उसको विद्याएं भी सिखा दी, हमने उसको पढ़ना लिखना भी सिखा दिया, वो सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए रेडी है, लेकिन उसके अंदर एक कल्चरल और एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट भी डाला जाता था इन्हीं 18 विद्याओं के द्वारा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। थैंक यू।